रमा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक में उसकी आँख खुलती है। रमा देखती है खिड़की में पड़ोसन की बहू माधुरी थी। रमा उसको देखकर डर जाती है और मन में सोचती है, कमला की बहू माधुरी यहाँ क्या करेगी? मैं नीचे वाले कमरे में तो नहीं हूँ, ऊपर 2 मंजिल वाले कमरे में सो रही हूँ। पर ये खिड़की में से झांक क्यों रही थी? शायद ये मेरा मन का वहम हो। वो यहाँ 2 मंजिल पे क्या करेगी? पर मुझे तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा था। ऐसे ही रमा अपने मन का बहम समझकर उसको टाल देती है। उस रात में रमा के साथ कई बार ऐसा होता है। अगले दिन रमा कमला के पास चली जाती है। क्या हुआ रमा, आटा चावल ख़त्म हो गए क्या? अरे नहीं कमला बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी नई बहू से मिलने आई हूँ। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं अभी नई बहू को बुलाती हूँ। बहू, ओ माधुरी बहू, देख तुझसे मिलने रमा बहन आई है। जल्दी आ और 2 कप चाय बना ला। थोड़ी देर में माधुरी आ जाती है। माधुरी को देखकर रमा को वही रात वाला डर लगने लगता है। माधुरी की शादी को अभी 1 ही हफ्ता हुआ था। जब माधुरी दुल्हन बन के घर आई थी तभी रमा को अजीब सी लड़की लग रही थी। ये कैसी अजीब सी दुल्हन है? ये मुझे देखी भाली लगती है, पर मैंने इसे देखा कहाँ है, ये याद नहीं आ रहा। क्या हुआ आंटी, क्या सोच रही हो? किस सोच में गुम हो तुम? हाँ बहू, तू सही बोल रही है। लग रहा है रमा को कोई डर बैठा हुआ है मन में। आजकल कुछ चुप चुप सी है। हाँ कमला बहन, डर तो मेरे मन में है और ये डर तुम्हारी बहू का है। क्या मतलब? मेरी बहू ने क्या कर दिया? रात में अपने ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। तुम्हारी बहू बाहर खिड़की में से झांक रही थी। इसे क्या मज़ा आता है दूसरों का घर झांकने में? अरे रमा, तेरा दिमाग तो ठीक है। मेरी बहू भला तेरे घर क्या करेगी जाके? कहाँ छोटी सी मेरी बहू और कहाँ तेरा ऊपर वाले कमरे। हाँ आंटी जी, मैं इतनी बड़ी कैसे हो जाऊंगी? मेरे पास कोई जादू थोड़ी नहीं है जो मैं अपनी टांगें लंबी कर लूं और मैं तुम्हारे घर झांकूं। इस बात को दोनों सास बहुएं मजाक में ले जाती हैं। रमा का फिर भी दिल नहीं मानता। रमा घर वापस आ जाती है। पूरे घर में रमा अकेली रहती थी। रमा का इस दुनिया में कोई नहीं था। रमा की कोई औलाद भी नहीं थी। रमा के पास बहुत सारा जेवर और पैसा होता है। अब माधुरी रोज रमा को परेशान करने लगती है। रमा का डर दम बदम बढ़ता जा रहा था। एक दिन रमा बाजार जा रही थी। रास्ते में 2 लोग बातें कर रहे थे। रमा उन दोनों की बात सुनने लगती है। अरे भाई, तुम्हें मालूम है गांव में दिन दिहाड़े चोरी हो रही है और वो चोर आदमी नहीं, कोई औरत है। कभी किसी के घर नौकरानी बन के चली जाती है, कभी किसी के घर मांगने चली जाती है और पता नहीं कितनों के घर शादी करी और उसके घर चोरी करके आ गई। ज़्यादातर वो लड़कों को फंसा रही है और शादी कर रही है। हाँ भाई, ये खबर तो हमने भी बहुत सुनी है और ये खबर न्यूज़ पे बहुत आ रही है। पुलिस इस चोर का पीछा बहुत कर रही है पर उसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। हमारे घर भी एक लड़की आई थी काम करने के लिए, पर मेरी घरवाली ने मना कर दिया। रमा उन दोनों आदमियों की बात सुनकर उसको याद आ जाता है। हाँ, ये माधुरी मेरे घर भी आई थी काम करने के लिए, पर मैंने इसे नहीं रखा। अब समझ आई ये देखी देखी क्यों लगती है। अब रमा बाजार नहीं जाती, घर आ जाती है। रमा पुलिस स्टेशन फ़ोन करती है और पुलिस को सारी कहानी बता देती है।
पुलिस के 2 आदमी भेष बदल कर आ जाते हैं और कमला की बहू पे नज़र रखते हैं। जैसे ही माधुरी बड़ी होती है, पुलिस वाले सारा खेल समझ जाते हैं और माधुरी को पकड़ लेते हैं। फिर रमा भी आ जाती है। ले जाओ इसको, इसने न जाने कितनों के घर बर्बाद किए हैं और कितनों के घर चोरी करी हैं इसने। अब माधुरी को उम्र कैद हो जाती है। माधुरी उस जेल में सड़ती रहती है। कमला रमा से बहुत खुश होती है और अब गांव में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रितिका के दही भल्ले पूरे गांव में फेमस थे और रितिका के रिश्तेदार भी जब भी आते थे वे रितिका से दही भल्ले खाते थे। रितिका घर में अकेली रहती है। रितिका के साथ एक बेटी थी। रितिका का पति राहुल विदेश काम करने चला गया था। राहुल को विदेश गए हुए 5 साल हो गए थे। राहुल ने विदेश में किसी लड़की से शादी कर ली थी। जब से राहुल विदेश गया है उसने गांव के हाल नहीं पूछे, न अपनी बीवी और बेटी के लिए पैसे भेजे। राहुल विदेश जाकर घर वालों को पूरा भूल गया था। रितिका के पास छोटा सा खेत था। वे उसमें अनाज उगाती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। शहर में विक्की और सोनिया नाम के पति पत्नी रहते हैं। उन दोनों का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। कस्टमर इस टाइम बहुत कम आ रहे हैं। इस टाइम खाने की बहुत शिकायत आ रही है। क्यों ना खाने बनाने के लिए दूसरे कारीगर देख लो। कोई ऐसा कारीगर देखना जिसकी चीज़ फेमस हो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अपने गांव में एक रितिका नाम की औरत रहती है। उसकी एक छोटी सी बेटी है। उसका पति विदेश कमाने गया था। वह अपनी पत्नी और बेटी को भूल ही गया, खर्चा नहीं देता। पूरे गांव में उसके हाथ के दही भल्ले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जब भी मैं गांव जाती हूँ उसके दही भल्लों की तारीफ़ सुनती हूँ। क्यों ना हम उसको अपने रेस्टोरेंट में रख लें। उसको यहाँ पे रहने के लिए घर भी देंगे और महीने में जितना मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। हाँ सुमन, तुम सही बोल रही हो। तुम आज ही जाके उस औरत से बात करो। सुमन गांव आ जाती है और रितिका से बोलती है, रितिका, तुम्हारी मजबूरी इस गांव में हर कोई जानता है। मैं यही चाहती हूँ तुम मेरे साथ शहर चलो। तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरे रेस्टोरेंट में काम करना। मेरे रेस्टोरेंट में दही बल्ले बनाना। जो भी महीने में पगार होगी अपने दोनों आधा आधा कर लेंगे और मैं तुम दोनों को रहने के लिए घर भी दूंगी। सुमन की सारी ये बात सुनकर रितिका मान जाती है और वो सुमन के साथ शहर चली जाती है। अगले ही दिन से रितिका दही भल्ले बनाने लगती है। जो भी रितिका के हाथ के दही भल्ले खाता है वो तारीफ़ ही करता है। ऐसे ही धीरे धीरे रितिका के दही भल्ले पूरे शहर में फेमस हो जाते हैं और रितिका का बहुत ज़्यादा काम चलने लगता है। सुमन को दही भल्लों से बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगता है। जितने सुमन महीने में पैसे कमाती थी उससे दुगने वो एक दिन में कमाने लगती है। इतना मुनाफा देखकर दोनों के मन में लालच आ जाता है। सुमन, अब तो अपना इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। इन पैसों से आधे आधे पैसे होंगे। क्यों ना ये सारे पैसे हम ले लें और रितिका को रोज़ के 200 रुपये दे दिया करना। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ये जितने भी पैसे हैं फिर हमारे होंगे। इसमें आधे आधे नहीं करना पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद सुमन रितिका के पास आ जाती है और रितिका से बोलती है, देखो रितिका, कितनी महंगाई हो गई है और इस घर का किराया भी मुझे देना होता है और तुम दोनों माँ बेटियों का खाने का भी मुझे देखना होता है। अब तुम्हें रोज़ के मैं 200 रुपये दिया करूँगी। महीने पे अपने पैसे आधा आधा करते थे, अब ये नहीं होगा।
मैं तुम्हें रोज़ के 200 रुपये दिया करूँगी। ये क्या बात हुई सुमन जी? आपने तो मुझसे यही बोला था, जितना भी महीने में मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा करेंगे। और आपकी कमाई भी अब अच्छी हो रही है। ऐसा तो नहीं ये पैसे देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया हो? अगर तुम्हें ऐसा करना होता तो मैं गांव से कभी ना आती। मैं इन 200 रुपये का कैसे खर्च करूँगी? इतनी महंगाई है, इन 200 रुपये की 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। सुमन रितिका से उल्टी सीधी बोलने लगती है और उसको अपने काम से निकाल देती है। सुमन अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल जाती है और वो एक पार्क में बैठ जाती हैं। माँ, आप उदास क्यों होती हो? आपसे तो इतने अच्छे दही भल्ले बनाना आते हैं और अब तो तुम फेमस हो गई हो। क्यों ना आप दही भल्ले बनाओ और इसी जगह पर बेचो। देखना आपके दही भल्ले यहाँ पे भी बहुत पसंद आएंगे। जो भी आपने महीने में पैसे जमा किए थे उन पैसों का अब सामान ले आओ। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो। अब मैं गांव वापस नहीं जाना चाहती। मुझे इस शहर में एक बड़ा सा घर खरीदना है और अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाना भी है। फिर रितिका उन पैसों का दही भल्ले का सामान ले आती है और उसी जगह वे ठेला लगा लेती है। अरे वाह बहन जी, तुम्हारे हाथ के दही भल्ले तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। ऐसे ही धीरे धीरे रितिका के पास कस्टमर आने लगते हैं। अब रितिका के दही भल्ले बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं। रितिका के एक दिन में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है। रितिका इतनी बहुत सारी कमाई देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रितिका के पास रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं। रितिका फिर एक बड़ा सा घर खरीदती है और अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगती है। उधर सुमन का रेस्टोरेंट पूरा पट हो गया था। सुमन ने दूसरा कारीगर रख तो लिया था पर उसका खाना किसी को भी पसंद नहीं आता था। सुमन का रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं आता था। सुमन के इस छोटे लालच के वजह से वो पूरी बर्बाद हो जाती है। रितिका इस काम से बहुत ज़्यादा मालदार हो जाती है। रितिका एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रितिका देखती है सामने उसका पति खड़ा होता है। अपने पति को देखकर रितिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रितिका, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ न देखा। मैं गांव गया, गांव में भी कोई नहीं बता रहा था। अपना घर बंद था। मैंने गांव वालों से पूछा, उनको भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। रितिका, तुम्हें इतना अमीर देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने मेरे पीछे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रितिका, मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। पर हाँ, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम वहीं जाओ अपने शहर दूसरी बीवी के पास। अरे रितिका, तुमसे किसने कहा मेरी दूसरी शादी हो गई है? मैं जैसे ही विदेश पहुंचा वैसे ही मेरा सब सामान चोरी हो गया था। यहाँ तक कि मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया था। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं तुम लोगों से कैसे राब्ता करता? और वहाँ के लोग मुझे ऐसे नहीं आने दे रहे थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं वहाँ से निकला हूँ और तुम बोल रही हो मैंने दूसरी शादी कर ली। रितिका, मेरी बात पे यकीन करो। मैं तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए ही तो बाहर गया था कमाने, ताकि मैं तुम्हें हर तरह की खुशी दे सकूं। और अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। ना मैं विदेश जाता और ना तुम्हें इतनी परेशानी उठाना पड़ती। रितिका, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। राहुल की ये सब सच्चाई सुनकर रितिका रोने लगती है और राहुल को माफ़ कर देती है। अब रेस्टोरेंट में राहुल और रितिका दोनों साथ में काम करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।
विशाल और रोहन दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। गांव के लोग उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होते थे और उन दोनों की मिसाल देते थे। विशाल बहुत अमीर बाप का बेटा था। रोहन एक किसान का बेटा था। इन दोनों की दोस्ती में अमीरी और गरीबी का कोई फ़र्क नहीं होता है। अरे यार रोहन, मुझे कुछ बताना था। मैं अगले हफ्ते बाहर शहर जा रहा हूँ। अब पूरी पढ़ाई मैं शहर जाके करूँगा। तेरे बगैर तो मैं अभी तक अकेला नहीं रहा। बचपन से अभी तक तेरे ही साथ रहा हूँ मैं। क्या तू शहर जा रहा है और मुझे तू अब बता रहा है? पहले क्यों नहीं बताया तूने? काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, मैं भी तेरे साथ बाहर पढ़ने जाता। बचपन की दोस्ती अब यहीं तक रही। यार विशाल, तू भूल तो नहीं जाएगा मुझे? अरे रोहन, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं हर महीने तुझसे यहाँ मिलने आ जाया करूँगा। अगर कोई हिसाब बना तो मैं तुझे भी शहर बुला लूँगा। चल मैं अब चलता हूँ, घर जाकर पैकिंग भी करनी है। रोहन और विशाल की जोड़ी यहीं से ख़त्म हो जाती है। विशाल बाहर शहर चला जाता है और रोहन गांव में रह जाता है। रोहन अपने बाबूजी के साथ खेती बाड़ी का काम करता है। विशाल के पापा रोहित शर्मा बहुत लालची होते हैं। उनकी नज़र रोहन की ज़मीन पर थी। अगर रोहन और विशाल की ये दोस्ती ना होती, वे कब का कब्ज़ा कर लेते। विशाल के जाने के बाद रोहित शर्मा को और ज़्यादा मौका मिल जाता है। रोहित शर्मा ने नकली पेपर बनाकर सारी ज़मीन अपने नाम कर ली थी और रोहन के घर आते हैं। अरे आइए अंकल, क्या बात है, कैसा आना हुआ? अरे साहब जी, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम लोगों से यही कहने आया हूँ, ये मकान खाली कर दो और जितनी भी तुम्हारी ज़मीन है वो सब मेरे नाम है। ज़मीन पर और इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बस 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली होना चाहिए। अरे अंकल, क्या बोल रहे हो? ये तो हमारा घर है और हमारी ज़मीन है। हमने तो किसी के नाम नहीं करी। हाँ साहब जी, हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। यही थोड़ी सी ज़मीन है, इसी से हम घर का खर्चा चलाते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ये मकान खाली चाहिए। अगर तुम लोगों ने खाली ना करा तो मैं पुलिस को ले आऊँगा और पूरी ज़िंदगी तुम जेल में ही सड़ते रहना। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करना, हम ये घर खाली कर देंगे। रोहित शर्मा बहुत बड़ा लालची था। वे लोगों की ऐसी ही ज़मीन अपने कब्ज़े में क्या करता था। रोहित शर्मा की ये बात सुनकर रोहन के बाबा जी की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो 2 दिन में घर खाली कर देते हैं। रोहन बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। बाबा, हम गांव में अब क्या करेंगे? इससे अच्छा है हम शहर चले जाएं। शहर में कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा या किसी होटल में काम करने लग जाएंगे। रोहन अपने बाबा को लेकर शहर चले जाता है। रोहन को साफ सफाई करने के लिए एक रेस्टोरेंट में उसको काम मिल जाता है। रोहन को पूरे दिन में 300 रुपये मिलते थे। शाम को जो पैसे मिलते थे वो घर के लिए खाना ले जाता था। बेचारे रोहन की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही चलती है। एक दिन रेस्टोरेंट में रोहन विशाल को देखता है। विशाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और विशाल के पास चला जाता है। रोहन को देखकर विशाल भी बहुत खुश होता है और रोहन बोलता है, अरे विशाल, तुम यहाँ, तुम इसी ही गली में रहते हो? हाँ रोहन, मैं यहीं रहता हूँ। पर तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम कर रहे हो? हाँ विशाल, तुम्हें क्या बताऊँ, जितनी भी हमारी ज़मीन थी और घर था, सब कुछ तुम्हारे पापा ने अपने नाम कर लिया
और हमें घर से बेघर कर दिया। रोहन विशाल को सारी सच्चाई बता देता है। विशाल ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है। मुझे नहीं पता था मेरे पापा इतने बड़े लालची निकलेंगे। तुम्हारी ज़मीन नहीं, गांव में कई लोगों की ज़मीन अपने नाम की है, पर मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। कोई बात नहीं विशाल, तुम्हें घर से बेघर करा है, अब तुम्हारा काम मैं ही करूँगा। विशाल रोहन को अपने साथ ले जाता है और रोहन को कुछ पैसे देता है और बोलता है, रोहन भाई, ये जो पैसे हैं, इन पैसों का कुछ अच्छा काम कर लो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अब अच्छी हो जाए। मेरे ही पापा ने तुम्हें घर से बेघर करा है और मैं नहीं चाहता उनके किए की सज़ा मुझे मिले। और तू तो यार मेरा दोस्त है, मेरा यही फ़र्ज़ बनता है दोस्त मेरा परेशान हो और मैं उसे ऐसी देखूं। इन पैसों की तू चप्पलों की दुकान खोल ले, देख लेना इस शहर में बहुत ज़्यादा चलेंगी। विशाल रोहन को एक नई दुकान रखवा देता है। रोहन अपनी दुकान पर रोज़ जाता था, पर उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं होती थी। विशाल के शहर में एक अच्छी सी नौकरी लग गई थी। विशाल को टाइम नहीं मिलता था जो अपने दोस्त से मिल सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विशाल की छुट्टी होती है। वो ही सोचता है अपने दोस्त के हालचाल पूछाऊं। क्या बात है रोहन, कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? अब खर्चा पानी अच्छा चल रहा है या नहीं? मैं क्या बताऊं विशाल, एक या दो जोड़ी ही जूते बिक पाते हैं। अब इन पैसों में खर्चा कहाँ से होगा? तू तो यही बोल रहा था यहाँ पे बहुत अच्छे बिकेंगे। मैंने यहाँ पे सेल लगा दी, फिर भी 500 रुपये में कोई नहीं खरीद रहा। अच्छा चल अभी रुक, मैं बताता हूँ कैसे बेचना चाहिए। अगर ये तेरे सारे जूते ना बिक गए तो कहना। 500 पैसे नहीं है, 500 पैसे नहीं है, 500 चुरा लो, 500 और चुराने के बाद हाथ मंदाना 500 फरवरी बना देंगे 500 में, 500 में कंपनी का 500 भाई। ओए लो, ओए ये कंपनी हुलू है, ये कंपनी हुलू है। विशाल की ये बात सुनकर सब लोग उसकी दुकान पे आने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे विशाल के सारे जूते बिक जाते हैं। रोहन को बहुत ज़्यादा आमदनी हो जाती है। इतनी आमदनी देखकर रोहन और विशाल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देखा ना रोहन, मैंने कहा था ना तेरे सारे जूते मैं बिकवा दूंगा। अब मैं तेरे साथ 2-3 दिन ऐसे ही जूते बिकवाऊंगा। 3 दिन की मेरे ऑफिस की छुट्टी है, मैं तेरे ही साथ रहूँगा। अब रोहन और विशाल दोनों ही साथ में सेल लगाते हैं। विशाल का यह डायलॉग सब लोगों को बहुत पसंद आता है। विशाल और रोहन दोनों इस डायलॉग से फेमस हो जाते हैं और अब रोहन की आमदनी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रोहन अब बड़ा सा शोरूम खोल लेता है। रोहन बहुत ज़्यादा मालदार हो जाता है। विशाल और रोहन दोनों ही साथ में रहने लगते हैं और गांव की ज़मीन के दुगने पैसे देकर रोहन अपनी ज़मीन और घर मकान खरीद लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहन और विशाल दोनों साथ में शादी करते हैं और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।